हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के स्पोर्ट की न्यूज और इसके साथ साथ लास्ट के 6 मंथ में जो भी यूपी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपके आए हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स और यूपी करंट से जुड़ी हुई सारी न्यूज पढ़ेंगे और वह भी यूपी से आपको मात्र 40 के आसपास महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे और वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स में जो न्यूज दी जाएगी बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही सिलेक्टिव न्यूज दी जा रही है, ताकि इसको ही पढ़ करके आप अपने एग्जाम में ज्यादा आउटपुट और ज्यादा रिजल्ट दे सको, उसको याद कराने की कोशिश की जाएगी यहां वीडियो के साथ साथ। यह सब पीछे हमने करंट के वीडियोस में आपको कोशिश भी की है। और स्टैटिक के लिए यूपी स्पेशल की वीडियोस देख लेना जाकर के, वहां से आपको यूपी स्पेशल का सारा याद हो जाएगा। शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। और अगर यह पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए पहली न्यूज है आपकी अमोल मजूमदार के बारे में। पहले हम कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे जो पिछले 6 महीने में बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं। उसमें पहला नाम आता है आपका अमोल मजूमदार का। देखिए यह भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने कभी कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। जब ये राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर वगैरह खेला करते थे तो उनके साथ ही यह भी खेलते थे। बेसिकली यह रणजी तक खेलते थे, उसके बाद कभी भी इनको मौका नहीं मिला भाई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जाए। तो बोले भाई इनका कोई अमोल नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलता है उसका ही मोल होता है। अब क्रिकेट के बारे में बोला जाए, पूछा जाता है, तो आप पुरुष क्रिकेट की तुलना में महिला क्रिकेट की जानते ही हो कि कितना वैल्यू दिया जाता है उसे, है ना, इससे छुपा तो है नहीं किसी से। तो बोले महिला क्रिकेट का भी कोई मोल नहीं है, तो वहां से हमने कनेक्ट किया कि अमोल जो हैं मजूमदार वो महिला क्रिकेट के मुख्य कोच बनाए गए हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि महिला क्रिकेट का कोई मोल नहीं है। महिला क्रिकेट का पूरा बराबर का मोल है, उतना ही दर्जा देना चाहिए। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी क्या कर ली है, ट्रिक बना ली है याद करने की। अमोल आपको ध्यान आ जाएगा कि महिला क्रिकेट के कोच की बात की गई थी। अगला नाम है आपका मैग लेनिन। देखो यहां मैग आपको दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैग है, मैग लेनिन है, क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो मैग लेनिन इसलिए चर्चा में आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया का एक आप खिलाड़ी जानते होंगे सभी, मैग ग्राथ के बारे में। तो मैग आपने देखा कि नाम के आगे जिसके लगा होता है उसका संबंध किस टीम से होता है? ऑस्ट्रेलिया के नाम से होता है। यहां हमने याद किया, मैग लेनिन जैसे ही नाम आएगा पूछा जाता है भाई आपके एग्जाम में यह किस देश की प्लेयर है या किस देश की कप्तान नहीं थी। तो महिला टीम की कप्तान नहीं थी, वो भी किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। और 2 बार इन्होंने वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया को जिताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर जी क्यों चर्चा में रहे थे, तो अब तो इनके बारे में यह तो बताना नहीं पड़ेगा कि भारतीय टीम से खेलते थे। इनकी देखिए अभी मुंबई के वानखेड़े में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आदमकद, आदमकद का मतलब होता है जिसकी लंबाई जो है मनुष्य की लंबाई के लगभग बराबर रखी गई है, तो उसे आदमकद बोलते हैं। और यह कांस्य प्रतिमा है, इसका अनावरण कहां किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। देखो भाई मुंबई में ही इनका जन्म हुआ था और मुंबई में ही इनकी प्रतिमा, इनको ट्रिब्यूट देते हुए इनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में। क्लियर? अगला नाम है देखो अदिति गोपीचंद का, और इन्हें 2013 में देखो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। याद रखना कि भाई कैसे याद रखोगे इसको, इसको ऐसे याद रखना कि कांग्रेस ने जाते जाते जो है सचिन पाजी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया था। तो वर्ष याद हो जाएगा 2013, क्योंकि 2014 से बीजेपी शासन में आ जाती है। क्लियर? तो आदिति गोपीचंद स्वामी, आप समझते हैं भाई आदिति गोपीचंद स्वामी जो है ये चर्चा में क्यों थी। देखो जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है, आर्चरी का मतलब है आपका तीरंदाजी, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाया था किसने? अदिति गोपीचंद ने। और यह वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई कहां पर है? जर्मनी में हुई है। चलो भाई अब इसके कोड निकालते हैं। जैसे हमने जर्मनी का कोड क्या बनाया हुआ है? हमने बनाया हुआ है मनी। क्लियर? बनाया है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा अदिति लिखते हैं। अपने को ये 2 नाम याद रखने हैं, और नाम किससे संबंधित हैं? आर्चरी से। आर्चरी से नहीं अगर याद रख सकते हो तो तीरंदाजी ही बोलते हैं इसको। क्लियर है? तीरंदाजी को ही इंग्लिश में आर्चरी बोला जाता है। अब तीरंदाजी की बात आएगी तो आप क्या जानते हो ये बताओ। वहां से देखो तरीके बनाए जाते हैं। हम तीरंदाजी में अर्जुन को जानते हैं, हर कोई जानता होगा, तीरंदाज रहे हैं हमारे अर्जुन, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज माने जाते हैं। अब अर्जुन के बारे में अगर पूछा जाए कि कैसे व्यक्ति थे वह, तो बोलोगे बड़े अद्वितीय व्यक्ति थे। बोलोगे बड़े अद्वितीय व्यक्ति थे। अद्वितीय जो बोलते हो वहां से देखो साउंड कर रहा है अदिति की तरह, तो हमने पकड़ लिया कि यहां जो
गोल्ड दिलाया है, अद्वितीय व्यक्ति थे हमारे अर्जुन, तो तीरंदाजी में गोल्ड हमें दिलाया है अदिति ने। दूसरा आपसे पूछा जाए, क्या अर्जुन कभी भी मनी के लिए तीरंदाजी कर सकते थे? बोले बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो जब वो मनी के लिए नहीं कर सकते थे तो मनी कोड से हमने बनाया जर्मनी को। कहां पर आयोजन हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। और किसने जीती है गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक किसने जीता है? अदिति ने जीता है। क्लियर हुआ? दोनों याद हुए। और साथ ही साथ सबसे युवा तीरंदाज बन गई है यह विश्व खिताब जीतने वाली। अगले हैं आपके अजीत अगरकर, यह भारत के भारतीय बॉलर रहे हुए हैं। और साथ ही अजीत अगरकर को जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो चयन समिति होती है पुरुषों की सीनियर क्रिकेट की, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अजीत अगरकर जो हैं आपके पुरुषों की चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। काफी आसान है यह तथ्य। अब बढ़ते हैं, एक एक प्रतिस्पर्धा को देखेंगे और उससे जुड़ी हुई करंट की न्यूज देखेंगे। पिछले 6 वर्षों में क्या क्या आपके लिए जरूरी हो सकती है, याद रखना। क्लियर है? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो बताया जाए यहां पर टू द पॉइंट चीज, उसी को आपको बढ़िया से रिवीजन करना है। 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज आपका करंट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। 6 मंथ का देखो आपको करंट पूरा दे दिया गया है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। उसके बाद आपका स्पोर्ट रह जाता था, वह भी दे दिया गया है। उसके बाद आपका यूपी करंट की आप बात करते थे, वह भी इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो भाई इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके आने वाले हैं। 25 से मानकर चलिए 30 प्रश्न आपको केवल इतने भाग से मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और जितना कंटेंट दिया गया, बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है भाई, इस पर पूरा भरोसा करना और पूरा भरोसा करके विश्वास के साथ इसको बार बार रिवाइज करना। देखते हैं प्रश्न इससे बाहर कैसे जाएगा, है ना। 1-2 प्रश्न अगर बाहर जाता है तो उसको छोड़ देना, वो कोई नहीं सही कर पाएगा। आ जाओ क्रिकेट पर चलते हैं। क्रिकेट के बारे में सबसे पहले हमने देखा यहां पर अंडर 19 एशिया कप की बात हो रही है। देखो यार, अंडर 19 के 2 कप आपसे पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा एशिया कप, एक आपसे आ सकता है वर्ल्ड कप जो हुआ है। देखो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है वह 2024 में ही, और कहां चल रहा है इस समय? दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। इसको नोट कर लेना। देखो हुआ क्या था, अंडर 19 वर्ल्ड कप होना तो था यार श्रीलंका में, लेकिन पता है आपको श्रीलंका संकट, इस समय श्रीलंका संकट के दौर से जूझ रहा है, तो श्रीलंका में कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करके कहां कराया गया है? दक्षिण अफ्रीका में कराया गया है। वही अंडर 19 यहां एशिया कप की बात हो रही है, जहां एशियन टीम्स भाग लेती हैं। यह आपका आयोजन किया जा रहा है बांग्लादेश में। क्लियर? सॉरी, बांग्लादेश बता रहा हूं। यह आपका आयोजन किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। और इसको याद रखना बहुत आसान है। अंडर 19 वाले जो दोनों कप थे, पता है एक कहां आयोजन कराया जा रहा था? एक श्रीलंका में, जो वर्ल्ड कप है वो कैंसिल कराकर कहां कराया गया? वो कराया गया अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा भैया, जो ये एशिया कप होना था अंडर 19 वाला, यह भी पहले आयोजन कराया जा रहा था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से कैंसिल करके कहां आयोजन कराया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। बोले पाकिस्तान अपने सब मैच खुद ही संयुक्त अरब अमीरात में कराता है, तो भैया ये कहां खुद से करा पाएगा? तो पाकिस्तान को भी कैंसिल, चूंकि दोनों पहले प्रतियोगिताएं जहां होनी थी दोनों कैंसिल की गई है अंडर 19 वाली। तो ऐसे दोनों को हमें कनेक्ट करना है आपस में, और इससे हमें याद रहेगा कि प्रतियोगिताएं हो कहां रही हैं। तो अंडर 19 जो एशिया कप है, यह जीता किसने है? बांग्लादेश ने जीता है। यहां आपको जितने तथ्य बताए गए सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्रिकेट से जुड़ी हुई दूसरी न्यूज है कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक और शतक। देखो यार, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में आप जानते हैं सबसे तेज जो शतक लगाया गया था, अभी तक पिछले 10 से 12 वर्ष हो चुके थे जब शतक किसके नाम था? बोले युवराज सिंह के नाम था। और युवराज सिंह ने कितनी गेंदों पर मारा था? 12 गेंदों पर मारा था शतक। तो अभी क्या यह रिकॉर्ड टूट गया है? बोले हाँ। किसने तोड़ा है? दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। यह मात्र 9 गेंदों पर अर्धशतक मारा गया है। समझो यार, यहां पर जो एशियन गेम्स हो रहे थे वहां पर क्रिकेट ने भी भागीदारी की। अब क्रिकेट में नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ, देख रहे हो दोनों ही एकदम इतनी कमजोर टीम है, और मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने जो है, नेपाल के प्लेयर कौन है? दीपेंद्र सिंह एरी। और उसी मैच में कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक मारा। कहने का मतलब यहां समझना आप कि नेपाल के विरुद्ध मंगोलिया का जो मैच हुआ उसमें दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंदों पर बनाया अर्धशतक, सबसे तेज अर्धशतक हुआ। और कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में शतक मारा। सबसे तेज अभी तक जो शतक था वह था 35 गेंदों पर, जो रोहित शर्मा ने भी मारा हुआ है, डेविड मिलर ने भी मारा हुआ है। कई 2-3 प्लेयर हैं जिन्होंने 35 गेंदों पर शतक मारा हुआ है किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में। वैसे तो बात की जाए तो भैया सबसे तेज शतक तो क्रिस गेल का है ना। आप जानते हैं आईपीएल में इन्होंने 30 गेंदों पर ही शतक मारा था। किसकी तरफ से? रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से। यह तो हो गई चलो जानकारी, लेकिन अभी हमारे लिए न्यूज है कि दीपेंद्र सिंह एरी जो नेपाल के प्लेयर हैं, इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर अर्धशतक मारा है। और कुशल मल्ला, यह भी नेपाल के हैं। कुशल मल्ला का चला है बल्ला, ऐसे याद रखना, कुशल मल्ला का चला है बल्ला, और उन्होंने 34 गेंदों पर मारा है क्या? शतक। और दीपेंद्र सिंह एरी कैसे याद रखोगे? कोई एरे गैरे ने नहीं मारा है, एरी ने मारा है 9 गेंदों पे अर्धशतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है ईरानी कप।
देखो यार, ईरानी कप आपको पहले तो पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से। जे ईरानी जो थे वो खुद ही एक बल्लेबाज थे और प्लेयर रहे थे, सीधी सी बात है टेस्ट प्लेयर थे, तो इनको ट्रिब्यूट देते हुए ही यह ईरानी कप कराया गया। अब ईरानी कप कहां आयोजित हुआ है, एक तो प्रश्न बनेगा यहां से, दूसरा प्रश्न बनेगा इसका विजेता कौन है। दो आप तैयार करके जाना। तो ईरानी कप जो हो रहा है वह सौराष्ट्र में हुआ है और इसके विजेता रहा है शेष भारत। आप समझते हैं, देखो यह आपकी घरेलू प्रतियोगिता है, भारत की यह घरेलू प्रतियोगिता है। तो ईरानी कप होता है और यहां भारत की ही अलग अलग राज्यों की टीम भाग लेती हैं। सौराष्ट्र देखो गुजरात के क्षेत्र की टीम है और शेष भारत देखो आपकी दूसरी टीम है। आप समझते हैं यहां पर कि इसको याद कैसे रखेंगे। ईरानी कप, ईरानी में हमने कहां से हिंट निकाला, रानी से। देखो रानी से हिंट लेना है आपको। अब रानी के लिए आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है कहोगे रानी के लिए हम क्या करेंगे, या राजा क्या करेगा, बोलेगा भाई हम 100 राष्ट्र जीत सकते हैं, किसको छोड़कर, शेष भारत को छोड़कर। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों नाम अपने को याद हो गए। केवल क्या कोड निकाला हमने, ई रानी से हमने रानी को निकाला। बोले ई रानी को जीतने के लिए हम, पहले के राजा क्या करते थे, रानी को जीतने के लिए वो 100 राष्ट्रों से टकराते थे। तो 100 राष्ट्र में यह क्या हो रहा है, ईरानी कप हो रहा है और शेष भारत को छोड़कर वो सब जीत सकते हैं, उन्होंने बोला यार। तो शेष भारत जो है इसका विजेता है। क्लियर, दोनों देखो यहां याद कराए एक छोटी सी कहानी बना करके। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है, और यह भी घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है ना। यह भी प्रतियोगिता कैसी है, घरेलू स्तर की है। अब यहां जीता कौन है, जीता है देखो आपका पंजाब। चूंकि यहां आप याद रखना कि यहां हुआ कहां पर है, यह मोहाली में हुई है। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे, आपने मुश्ताक लिखा, सैयद मुश्ताक आप कहां पर जोर दे रहे हो, मुश्ताक पर, ताक पर जोर दे रहे हो कि नहीं, तो ताक को रोक लेना है। बोले देखो जो ताका झाकी करते हैं वो कौन करते हैं, मोहल्ले वाले करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले हाँ भाई, जो ताका झाकी करते हैं वो मोहल्ले वाले ही करते हैं। तो यह ट्रॉफी कहां हो रही है, बोले मोहल्ले में, मतलब मोहाली में हो रही है। अब मोहाली है कहां, बोले मोहाली है पंजाब में। तो जीतेगा कौन, पंजाब जीतेगा। चलिए आगे बढ़े, याद हो गया होगा आपको किसने जीती है यह ट्रॉफी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, देखो हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया जाता है वह खिलाड़ी होता है जिसने पीछे बीते वर्षों में क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया होता है, चाहे वह बैटिंग करके हो, चाहे बॉलिंग या कोच, किसी भी स्तर पर हो सकता है। तो उसी आधार पर उसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है आईसीसी के द्वारा। अब समझते हैं यहां पर कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हमारे लिए न्यूज यह है कि कौन से क्रिकेटर शामिल हुए हैं। अब यहां मैं आपको बताऊं, थोड़ा आपके लिए ध्यान रखना, थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, क्रिकेट में अभी आगे हम टेनिस में भी देखेंगे, इसी आधार पर हॉल ऑफ फेम में टेनिस में भी शामिल किया जाता है। तो दोनों ही जगह पर इस बार क्या हुआ है, 2 भारतीय शामिल किए गए हैं। टेनिस में भी 2 भारतीय दिखाई देंगे, टेनिस प्लेयर, और क्रिकेट में भी 2 भारतीय क्रिकेट प्लेयर दिखाई देंगे जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। यहां देखो पहली है आपकी डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान नहीं है। दूसरे देखो वीरेंद्र सहवाग हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तीसरे कौन से हैं, तीसरे हैं अरविंद डिसल्वा, ये श्रीलंका के बल्लेबाज रहे थे। तो 3 आपके हॉल ऑफ फेम में हो गए, जिसमें 2 देखो आपके क्रिकेटर जो हैं भारतीय हैं। कौन कौन, पहले आपकी डायना एडुल्जी हैं, भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान है, और भारतीय क्रिकेटर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। फिर एक श्रीलंका के हैं जो बल्लेबाज हैं अरविंद डिसल्वा। क्लियर हुआ, तो हॉल ऑफ फेम से ऐसे आप कनेक्ट करना। अभी टेनिस में जब हॉल ऑफ फेम देखेंगे तो इसको पीछे कनेक्ट करते हुए दोनों के हॉल ऑफ फेम को याद कर लेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी आती है। विजय हजारे ट्रॉफी भी भारत की समझिए या घरेलू प्रतियोगिता है। अब विजय हजारे ट्रॉफी जो है कहां आयोजित हो रही है और इसके विजेता कौन है, तो अपने को क्या याद करना है, अपने को विजय याद रखना है। देखो विजय आपको समझिए, विजय कहां के लोगों की हुई है, कहां के लोगों की विजय हुई है, बोले गुजरातियों की विजय हो रही है। लगातार हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री हमारे हो गए, गृह मंत्री हो गए, कहां से हैं, बोले विजय, कहां से हैं ये, गुजरात से हैं। बोले गुजरातियों की ही विजय हो रही है। तो हमने पहला तो कोड निकाला गुजरात को, दूसरा निकाला भाई इनकी विजय कैसे होती है, बोले हरि का नाम लेके इनकी विजय होती है। हरि का नाम लेके ही इनकी विजय हो रही है। तो हरि से हमने याद किया हरियाणा को। अब आएगा विजय हजारे ट्रॉफी, तो इसके विजेता आपका हरियाणा हो जाएगा। और कहां हो रही है, कहां हो रही है यह प्रतियोगिता, तो गुजरात में हुई है। बोले गुजरात में ही देखो यह प्रतियोगिता कराई गई, विजय हजारे ट्रॉफी, और गुजरात में ही आप जानते हैं स्टेडियम भी सबसे बड़ा है। तो ऐसे भी कनेक्ट कर लेना आप इसको। और विजेता कौन रहा, हरियाणा इसका विजेता रहा। बोले विजय ही होती है हरि के नाम पे आजकल, तो सभी जानते हैं यह चीज। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम टेनिस की ओर बढ़ते हैं। अब टेनिस के प्लेयर के तौर पर आप किसी को नहीं जानते होगे तो सानिया मिर्जा को तो जरूर जानते होगे, इस समय और ज्यादा चर्चा में है जब से क्या हुआ है, शोएब मलिक ने
क्या किया है, तीसरी शादी कर ली है। तो सानिया मिर्जा तो आप जानते ही होंगे, टेनिस से जुड़ी हुई प्लेयर। यहां हमें याद करना है पिछले 6 महीने के करंट से जुड़ी हुई यहां से न्यूज। पहला आता है डेविस कप। देखो यार, सबसे पहले जानो कि डेविस जो है कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। डेविस और टेनिस दोनों देखो एक ही तरह का राइम दे रहे हैं, तो ऐसे याद रखना भाई, डेविस कप का संबंध टेनिस से है। अब यहां प्रश्न जो पूछा जाएगा, पूछेगा भाई डेविस कप जो है कहां आयोजित हुआ है और इसका विजेता कौन है। दो प्रमुख तथ्य हैं, उपविजेता आप भूल जाओ। क्या पूछा जाएगा, कहां पर इसका आयोजन हुआ है और इसका विजेता कब है, कौन है। बहुत आसान है, देखो डेविस में आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना है, हिंट निकालना है विष से। और ये विष कौन सा है, जहर वाला विष। बोले जिसको भी आप विष दोगे वह क्या है, पेन में जाएगा कि नहीं जाएगा। इस पेन से हमने देखो पेन को ही कोड निकाला था। याद करना, जब हमने पीछे वीडियो किया था वहां बोला था भाई चेज जो करता है उसको पेन से गुजरना पड़ता है, और सांचेज जो थे आपके स्पेन के प्रधानमंत्री बने थे। देखो मुझे तो याद है, आपने अगर रिवीजन किया होगा बढ़िया से तो आपको भी याद रहेगा। तो हमने स्पेन का पेन निकाला है हिंट के रूप में, तो यहां भी देखो वही काम करेगा। डेविस का विष, और विष देखो जिसको भी दोगे वह पेन में रहेगा। बोले यार इतना पेन में रहेगा तो उसने कैसे यह जो है विष तुमसे ले लिया। बोले ले ऐसे लिया, तब दिया हमने उसको जब वह टल्ली था। क्लियर, जब हमने उसको देने में, बोले यार तुमने यह विष देने में जो इतना पेनफुल था विष देना, वह कैसे तुमको विजय प्राप्त हुई। बोले जब वह टल्ली था ना, टल्ली मतलब पिए हुए था, जब वह टल्ली था मैंने तब उसको यह विष दिया। तो डेविस हो गया, विष हमने यहां से निकाला तो डेविस कप निकला। और डेविस कप कहां हुआ है, बोले पेन में, है ना, पेन में रहेगा, है ना, जिसको भी विष दोगे तो स्पेन में यह हुआ है। और दूसरा टल्ली था, मतलब जीता कौन है यह डेविस कप, इटली जीता है। तो दोनों देश देखो मैंने याद करा दिए कि कहां हुआ है और कौन जीता है। डेविस कप आएगा, अब आप विष से तुरंत इसको कनेक्ट कर लेना जो तरीका बताया गया है। एक बार और वीडियो को देखना है, एकदम बढ़िया से यह तरीका एकदम रट जाएगा एग्जाम तक आपके लिए। टेनिस में अब बात की जाएगी नंबर 1 खिलाड़ी की, चाहे वह पुरुष स्तर पर हो चाहे महिला स्तर पर हो। देखिए पुरुषों में जो नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है नोवाक जोकोविच को दिया गया है, और यह किस देश से है, सर्बिया से है। महिला में आपकी बनी है इगा स्वियातेक। ठीक है, इगा स्वियातेक जो है महिला में नंबर 1 प्लेयर बनी है, यह पोलैंड से है। देखो नोवाक जोकोविच मैं याद करा दे रहा हूं, नोवाक आप जब लिखोगे तो नो वॉक, क्लियर, नो वॉक मतलब जो वॉक नहीं करता है। बोले जो वॉक नहीं करेगा वो सारा काम कैसे करेगा, बोले सर हिला के करता है बैठे बैठे। तो सर से हमने याद किया सर्बिया को। नोवाक जोकोविच पूछा जाएगा, जो नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, प्रश्न ऐसे बनेगा वह किस देश से हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है भाई, जो नोवाक जोकोविच सीधा पूछेगा, यह नहीं पूछेगा कि नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा, ऐसे पूछ देगा तो सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा और करेगा, टफ करेगा कि नोवाक जोकोविच जो टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं वह किस देश से आते हैं। तो आपको बताना है भाई नो वॉक, तुरंत याद करना है नो वॉक, यानी कि वह सर हिलाता होगा, बड़ा आलसी होगा, नो वॉक, वॉक भी नहीं करता होगा। दूसरी है इगा स्वियातेक, तो वह पोलैंड देश की हैं। दो आपके देखो प्लेयर हैं जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं, तो दो आपकी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, WTA फाइनल्स और ATP फाइनल्स। WTA देखिए वुमेन टेनिस एसोसिएशन, वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो WTA फाइनल्स होता है यह महिलाओं की प्रतिस्पर्धा होती है, टेनिस प्रतिस्पर्धा। और जो ATP है, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल, यह पुरुषों की रहती है। क्लियर, तो दोनों एक दूसरे के समरूप ही होती हैं, बस WTO में महिलाएं भाग लेती हैं, ATP में पुरुष भाग लेते हैं। अब यार महिलाओं में शीर्ष कौन है, पहले नंबर की खिलाड़ी कौन, बोले इगा स्वियातेक, किस देश की हैं, पोलैंड की हैं। कौन जीता है, इगा स्वियातेक जीती हैं। पुरुषों में नंबर 1 खिलाड़ी कौन, बोले नोवाक जोकोविच, किस देश के हैं भैया, नोवाक से हमने याद किया शर्को, तो सर्बिया के हैं। क्लियर, आसान है याद करना। देखो अब यूएस ओपन पर आते हैं, यहां समझ लो पहले यूएस ओपन और विंबलडन 6 महीने में हमारे 2 ही कप हुए जो प्रमुख ग्रैंड स्लैम बोले जाते हैं। उसमें आपका पहले हुआ विंबलडन, दूसरा हुआ यूएस ओपन। इसको आओ समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, कैसे। 4 आपके देखो ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे वर्ष में शुरुआती जनवरी के महीने में आपका होता है यूएस ओपन, देखो सॉरी शुरुआती स्तर पर आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है दूसरे नंबर पर, और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका फिर होता है विंबलडन। और विंबलडन कहां पर है, विंबलडन है आपका भैया ब्रिटेन में। ठीक, याद रखना, देश भी याद रखना। तो पहला आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 प्रमुख आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। बेसिकली जब यह कोई व्यक्ति चारों जीत जाता है तो बोला जाता है उसने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम खिताब। यह ग्रैंड स्लैम जो टर्म आया है यह गोल्फ से आया है। बेसिकली जब वहां पर सारी प्रतिस्पर्धाएं जीत जाते थे तो उसे ग्रैंड स्लैम बोला जाता था, फिर इसको टेनिस में भी यूज करने लगे। जब वर्ष में होने वाले यह 4 प्रमुख कप, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, चारों अगर ओपन जीत जाता है कोई तो उसको भी बोलते हैं उसने ग्रैंड स्लैम जीत लिया। तो हमें क्या पढ़ना है, लास्ट के 6 महीने में 2 कप भाई होते हैं, कौन से, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं विंबलडन ओपन और यूएस ओपन।
बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होते हैं आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन आप जानते हैं रेड आपकी जो सॉइल होती है उस पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है घास पर खेला जाता है। क्लियर? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सबसे लेटेस्ट जो रहा होगा वो यूएस ओपन रहा होगा, क्योंकि दिसंबर के महीने के आसपास ही यूएस ओपन चलता है, और अभी जो चल रहा है आप जानते हैं जनवरी का महीना है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा रहा होगा। तो यूएस ओपन में आपसे पूछा जाएगा कि विजेता कौन रहा। भाई नंबर 1 प्लेयर जो चुने गए हैं टेनिस के, ऐसे ही थोड़ी चुने गए हैं, इन्होंने यूएस ओपन में भी विजय हासिल की है, और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। और डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? रूस के यह प्लेयर हैं। और डेनियल से देखो हम याद कर लेंगे, हर कोई डिनाई कर रहा है, डेनाइल या डेनियल, याद करो, हर कोई डिनाइल मोड पे डाल रखा है। किसको? रूस को डाल रखा है कि नहीं? इस समय बोले हर किसी ने डिनाइल मोड पे रूस को डाल रखा है, तो डेनियल आपका मेदवेदेव किस देश से हो गए? रूस से हो गए। आपको देश भी याद कर लेना है, और यहां तरीका इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको उस खिलाड़ी के देश का भी पता रहे, किस देश से हैं। महिला एकल की बात करते हैं, तो महिला एकल में जो विजेता हैं आपकी कोको रही। बस इतना ही याद करना कि कोको गॉफ जो है आपकी महिला एकल की विजेता रही यूएस ओपन की। अब देखो यार, चाय पीता है गरीब आदमी, और कोको पीता है, कोको मतलब कॉफी पीता है अमीर आदमी। तो कोको से हमने याद किया किस देश की हैं? अमीर से अमेरिका को याद किया हमने। क्लियर? इसीलिए बताया आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेनिस हॉल ऑफ फेम, पीछे बताया था क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, याद रखना, वैसे ही टेनिस हॉल ऑफ फेम जब आएगा वहां भी 2 आपके भारतीय हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पहले हैं आपके टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, दूसरे हैं विजय अमृतराज जो भारत के टेनिस प्रचारक हैं। क्लियर हुआ? यहां से देखो, वहां भी देखो आपके डायना और वीरेंद्र सहवाग 2 थे आपके भारतीय जिन्हें क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यहां टेनिस में भी 2 भारतीय हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। बाकी रिचर्ड इवांस जो हैं आपके प्रसिद्ध पत्रकार हैं, यह आपके ब्रिटेन से आते हैं। क्लियर? तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, इन्हें भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हम यूएस ओपन देख चुके हैं, अब विंबलडन ओपन देख लेते हैं। देखो विंबलडन ओपन जो ब्रिटेन में होता है आपका, इसमें पुरुष एकल के जो विजेता रहे वो कार्लोस अल्कारेज रहे। देखो कार्लोस अल्कारेज जो है वो स्पेन देश से आते हैं। याद रखेंगे, देखो विंबलडन को कैसे याद रखेंगे, इसके विजेता जो रहे हैं कार्लोस रहे हैं। अब कार्लोस में आपका जो फोकस हो रहा है ज्यादा, देखो आप जब बोल रहे हो कार्लोस, बोल रहे हो लॉस, तो लॉस पे आप बोल रहे हो। जब किसी की लॉस होती है भैया, कोई हारता है तो किसमें जाता है? वो पेन में चला जाता है। तो कार्लोस से आपने याद कर लिया किस देश के हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने हराया किसको है? नंबर 1 प्लेयर को हराया है, विश्व के नोवाक जोकोविच को, जो सर्बिया से आते हैं। महिला एकल की बात की जाएगी विंबलडन में, तो इसकी विजेता है आपकी मार्केटा वोड्रोशोवा। तो इतना ही आपको केवल याद करना है, जो महिला एकल की विजेता रही किसकी? विंबलडन की, वो मार्केटा वोड्रोशोवा रही। इनका देश है चेक गणराज्य। नहीं ऐसे याद आएगा, अब देखो मैं बताऊंगा याद आ जाएगा। मार्केटा में आपको बताना है, मार्केट पर फोकस रखना है। मार्केट देखोगे तो मार्केटा याद आएगा। और जब भी आप मार्केट जाते हो तो सब कुछ चेक करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं, हम ऐसे थोड़ी मार्केट करते हैं भाई। जब मार्केट करते हैं सब कुछ चेक करते हैं। तो मार्केट, मार्केटा और चेक से हुआ आपका इनका देश चेक गणराज्य। क्लियर? अब होगा यह टेनिस। अब हॉकी में देखते हैं क्या आपके महत्वपूर्ण जो न्यूज है पिछले 6 महीने की। देखो हॉकी में सबसे पहले जो है महिलाओं की एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात की जा रही है। देखो भाई यहां पर महिलाओं की एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात की जाए तो यह जीती है भारत ने। आसान कैसे है? एशिया की चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात की जा रही है। एशिया में अगर महिलाओं की बात करोगे, देखो थोड़ा सा मजेदार है कि एशिया में अगर बात कर रहे हो भारत की महिलाओं की, बोले अगर भारत की महिलाएं ऐसे ही नहीं छोड़ती हैं और अगर उनको तुमने हॉकी दे दी हाथ में, तो भैया कोई टिकेगा उनके आगे? तो कोई नहीं टिकेगा, है ना। केवल याद करने के लिए है आपको। बोले एशिया की भारत की अगर महिलाओं को तुमने हाथ में हॉकी दे दी तो कोई नहीं टिकेगा। तो एशिया चैंपियनशिप कौन जीत जाएगा? तो भारत जीत जाएगा भैया। हॉकी में आपकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रही है। और इसकी कप्तान कौन नहीं है? भारत की जो हॉकी टीम थी उसकी कप्तान थी आपकी सविता पूनिया। पूनिया नाम देखकर आप बजरंग पूनिया मत जाना, लेकिन हाँ जिस राज्य से वह आते हैं हरियाणा से ही यह सविता पूनिया आती हैं। चर्चा में रही थी क्योंकि शादी के बाद ही या तुरंत क्या करती हैं, खेलने चली जाती हैं अपनी प्रतिस्पर्धा हॉकी जो मैच हो रहे थे। क्लियर? तो भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सविता पूनिया के द्वारा। साथ ही यह भारत की हॉकी टीम में गोलकीपर हैं, इसलिए बता रहा हूं कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड दिया गया है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा, वह किसको दिया गया है? सविता पूनिया को। और सविता पूनिया ने अपनी लीडरशिप में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जिताई है भारत को भाई, तो डिजर्व करती थी वो। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार। यह हॉकी महासंघ जो पुरस्कार दिया गया, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को। अब हार्दिक को आप हार्दिक बधाई दे सकते हो,
बोले हार्दिक को हम हार्दिक बधाई दे सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें हॉकी में अंतरराष्ट्रीय महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब यह हार्दिक पांड्या मत समझ लेना, वो क्रिकेट के हैं, और हार्दिक सिंह है, यहाँ पर सिंह लगा हुआ है, तो ये किसके हैं? हॉकी के हैं। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है जैन वार्ड को, यह नीदरलैंड टीम से खेलती हैं। देखो अगला आ गया गोलकीपर ऑफ द अवार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है महिला किसे दिया गया है? आपको पीछे बताया था, सविता पूनिया, जो भारत का नेतृत्व करती हैं और भारत की गोलकीपर ही हैं, भारत की हॉकी टीम की। तो गोलकीपर ऑफ द अवार्ड भी जीती हैं सविता पूनिया। आगे बढ़ते हैं अब हॉकी से, तो फुटबॉल पर आते हैं। देखो फुटबॉल में जो आपके लिए जानना जरूरी है वह है अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। अंडर 19 जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है वह कहां हुई है? नेपाल में हुई है। यह बहुत ही ज्यादा रोचक रही क्योंकि इसको लोगों ने देखा, क्योंकि यहां पर फाइनल में कौन आमने सामने था? अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में आमने सामने खड़े थे भारत और पाकिस्तान, तो बहुत रोमांचक हो जाता है। और भारत यहां पर जीता है, हराकर किसको? पाकिस्तान को। तो यह तो भूलोगे ही नहीं भैया, अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। फिर डूरंड की बात करते हैं, डूरंड कप। पहला प्रश्न आता है कि डूरंड कप का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो आपको बताना है डूरंड कप का फुटबॉल से संबंधित है यह प्रतिस्पर्धा। किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है यह कप? फुटबॉल से। और ये डूरंड वही है, कौन जो आप सोच रहे हो? भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के समय जो थे ना डूरंड लाइन है ना, वही डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच भी है। ये वही डूरंड है, उन्हीं के नाम पर इन्होंने भारत में ही डूरंड कप की शुरुआत की थी, सॉरी फुटबॉल की शुरुआत की थी। इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए डूरंड कप खेला जाता है। और यह विजेता कौन है? यहां विजेता है मोहन बागान सुपर जायंट। यह समझ लीजिए आप 17 से ज्यादा बार, लगभग 17 बार यह मोहन बागान सुपर जायंट जो है डूरंड कप जीत चुका है। तो आप नहीं भी आ रहा हो तो डूरंड कप में मानकर चलना कि मैक्सिमम टाइम मोहन बागान ने ही जीता हुआ है। और किसको पराजित किया है? ईस्ट बंगाल को। आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं का फीफा विश्व कप समझते हैं। यहां फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। फीफा का मतलब जानते हो ना, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्लियर? तो फीफा के द्वारा ही जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराया जाता है, जिसे फीफा विश्व कप के रूप में जानते हैं, यह महिलाओं वाले फीफा की बात की जा रही है। और पुरुषों वाले फीफा के बारे में आप खूब सुना होगा और बहुत अच्छे से देखे भी होंगे आपने मैच। तो पुरुषों का जो फीफा विश्व कप हुआ पिछला, कहां पर हुआ था? बोले कतर में हुआ था। जीता कौन था? बेसिक जानकारी है, यह एकदम होनी चाहिए। बोले अर्जेंटीना जीता था। हराया किसको था? फ्रांस को हराया था। और सबने देखा होगा एम्बाबे जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने फाइनल में बहुत बेहतरीन गोल किए थे। हालांकि यह अंततः फ्रांस टीम हार जाती है, लेकिन इन्होंने दिल जरूर जीत लिया था सभी का। और टीम कौन जीती थी? अर्जेंटीना जीती थी। कहां हुआ था? कतर में हुआ था। यही पूछा जाए यदि फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक किसने जीता है, सर्वाधिक बार कौन सी टीम जीती है, तो यहां ब्राजील बताना है आपको, सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो आपको फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित दी गई है। अब महिला फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। विजेता कौन है? स्पेन। अब इसको याद करना बहुत आसान है। पुरुषों का जो हमने देखा अभी फीफा विश्व कप, सभी को पता होगा आपको। बोले महिलाओं वाला फीफा विश्व कप पूछ दिया जाएगा तो किसी को नहीं पता होगा। और इस बात का हमेशा महिलाओं को क्या रहेगा? पेन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले भले ही वो जीत गई हो, लेकिन इस बात का मलाल रहता है या पेन जरूर रहता है। पेन से हमने याद किया स्पेन को। विजेता कौन रहा है महिला फीफा विश्व कप का? स्पेन। किसको हराया है? इंग्लैंड को। तो विजेता जरूर भैया याद रखना है ना, विजेता बहुत ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं। अब यहां पर वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया जाता है फीफा के द्वारा ही। आप समझते हैं कि उसे ही बैलोन डी और बोला जाता है। और बैलोन डी और फेमिनिन जो दिया जाता है, यह महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। यह जो पुरुषों का मिला हुआ है लियोनेल मेसी को मिला हुआ है, जो अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं। और महिलाओं का मिला हुआ है एइताना बोनमाती, स्पेन से खेलती हैं। समझते हैं भैया, जो अर्जेंटीना समझिए फीफा वर्ल्ड कप जीती, तो वहां के एक प्लेयर को दिया गया लियोनेल मेसी। सब जानते हैं इनके बारे में, बिल्कुल याद कराने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके भी लियोनेल मेसी के बारे में तो सबने सुन रखा होता है। फिर दूसरी जो महिला की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनी है, वह जीते कौन थे? कौन सा देश जीता था? बोले स्पेन जीता था, है ना। महिलाएं पेन में रहती हैं और इतना ताना मिलता है उनको, एआई ताना। देखो एआई ताना जो है नाम है, महिला नाम याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे? बोले महिलाओं को इतना ताना मिलता है जब वो फुटबॉल खेलती हैं तो वो पेन में रहती हैं, भले वो जीती हैं। तो एआई ताना जो है आपकी, वह महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, यह पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का। और किस देश से हैं? स्पेन से हैं। पेन में रहती हैं तो स्पेन याद रहेगा। शतरंज पर आते हैं। शतरंज में आपको क्या याद रखना है? आपको यहां पर याद रखना है ग्रैंड मास्टर। देखो पिछले 3 महीने में 83वां ग्रैंड मास्टर और 84 ग्रैंड मास्टर, 2 प्रमुख ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं। ग्रैंड मास्टर देखो होता है जो सारी प्रतियोगिताएं जीतता है, जैसे ग्रैंड स्लैम होता है, वैसे शतरंज की प्रतियोगिताएं जो जीतते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया जाता है। अब यहां आपने शतरंज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हर बच्चे ने सुना होगा एक नाम, कौन सा? आनंद।
विश्वनाथन आनंद। क्यों जानते हो? आप जानते हो, एक तो ये महान प्लेयर हैं, सबसे बेस्ट प्लेयर है अभी तक इंडिया के। दूसरा, यह पहले जो है ग्रैंड मास्टर बने थे, पहले वो भी भारतीय, है ना, पहले ग्रैंड मास्टर नहीं थे, पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर थे। कौन? विश्वनाथन आनंद। तो इसीलिए विश्वनाथन आनंद को बच्चा बच्चा भी जानता है चेस की जब बात की जाती है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए भाई, जो वर्तमान समय में जो समिति बनाई गई है चेस को लेकर के, उसके देखिए यह सदस्य भी हैं या उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कौन? विश्वनाथन आनंद। तो इसलिए थोड़ा सा आप याद रखना इनके बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है 83वें और 84वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। देखो 83वें जो ग्रैंड मास्टर आपके बनाए गए हैं वह आदित्य बने हैं। आदित्य जो है 83rd है, केवल इतना याद रखो, अभी याद करा देंगे। और 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है वह वैशाली बनी है। वैशाली और आदित्य दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे? 83 की जब बात की जाएगी तो कुछ नहीं आप जानते हो तो 83 का वर्ल्ड कप तो हर कोई आपके दिमाग में सबसे पहले 83 की बात की जाए तो 83 का वर्ल्ड कप आता है। बोले हाँ, तो 83 में भारत जो है आदित्य या सूर्य, इसका मतलब ही सूर्य होता है ना, भारत आदित्य की तरह चमका था कि नहीं चमका था? बिल्कुल चमका था भाई, वर्ल्ड कप जीता था। तो आदित्य आपको याद हो गया, 83वें ग्रैंड मास्टर है, ऐसे जोड़ लेना इसको। अब 84वें, देखो यार 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है ये वैशाली हैं। और वैशाली कौन है? ये प्रज्ञानंदन की बड़ी बहन है। क्लियर? प्रज्ञानंदन की जो बड़ी बहन है वह वैशाली है। और प्रज्ञानंदन पहले ही आपके ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और अभी प्रज्ञानंदन और चर्चा में आए, चूंकि जो फिडे के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी चेस जो होता है, फिडे के द्वारा जो वर्ल्ड कप कराया जाता है, और उस विश्व कप में प्रज्ञानंदन फाइनल तक पहुंचे थे। और प्रज्ञानंदन की ही बड़ी बहन वैशाली 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हुई हैं। साथ ही प्रज्ञानंदन से किसे पराजित किया? मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। देखो मैग्नस कार्लसन जो है आपके विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं इस समय, और इन्होंने पराजित किया किसको? प्रज्ञानंदन को। तो फाइनल तक पहुंचे तो प्रज्ञानंदन, लेकिन फाइनल में हार गए किससे? मैग्नस कार्लसन से। तो फिडे विश्व कप में शतरंज के अगर पूछा जाए फाइनल विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उपविजेता कौन है? प्रज्ञानंदन है, जो भारत की ओर से खेलते हैं। क्लियर? 83वें देखो ग्रैंड मास्टर पीछे याद करा दिया, आदित्य एस सामेत है। आगे बढ़ते हैं तो बिलियर्ड्स पर आते हैं। देखो बिलियर्ड्स गेम आप जानते हैं कौन सा होता है? आपने देखा होगा एक टेबल पड़ी होती है, चारों ओर इसके टेबल के गड्ढे, बीच में कुछ बॉल्स रखी होती हैं, तो यही स्टिक से जो खेला जाता है यही होता है क्या? बिलियर्ड्स। और स्नूकर भी इसी को बोलते हैं। बेसिकली इन बॉल्स में जैसे मान लो 5 बॉल्स हैं और सभी का अगर क्रम फिक्स हो जाए कि 1 नंबर पर इस बॉल को मारना है, 2 पर इसको मारना है, 3 पर इसको मारना है, तो वह होता है स्नूकर। और अगर वह व्यक्ति मार नहीं पाता है तो स्नूक बोलते हैं, भाई स्नूक हो गया, तो उसी से शब्द बना है यह स्नूकर। तो बिलियार्ड और स्नूकर दोनों एक ही तरीके के गेम दिखते हैं आपको। तो इसमें अगर आपसे कभी भी आ जाए अगर पूछा जाए कि खिताब किसने जीता है, आंख बंद करके आपको अपनी वाणी तेज करनी है और चिल्लाकर बोलना है, वह नाम है पंकज आडवाणी। पिछली आप जितनी प्रतियोगिताएं देख लोगे बिलियर्ड्स और स्नूकर की, सारी पंकज आडवाणी के द्वारा ही जीती जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई स्क्वैश पर। स्क्वैश क्या होता है? इस मूवी तो देखी होगी आपने, डीडीएलजे देखी है, तो वहां पर क्या होता है, स्क्वैश जैसे सामने दीवार होती है। अब सामने दीवार पर ही एक बॉल को लेकर के टेनिस की तरह ही एक साइड से मारा जाता है, उधर से दीवार से टकराकर फिर से वापस आती है। तो इस तरीके से देखो 2 खिलाड़ी खेलते हैं। क्लियर? तो यह आपने देखा होगा डीडीएलजे में शाहरुख खान खेलता रहता है ना। तो अब हम समझे स्क्वैश गेम कौन सा होता है। अब नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का पूछा जाए अगर विजेता कौन है, देखो यार स्क्वैश के जो विजेता हैं वो अनाहत हैं। अब हम स्क्वैश गेम ही बनाया गया है, टेनिस का छोटा भाई बोला जाता है ये, यानी कि एक ही साइड इसमें प्लेयर खड़े रहते हैं। और अनाहत देखो जिसमें हम किसी को सामने आहत, हमने इधर से मारा और हम किसी व्यक्ति को सामने आहत नहीं कर सकते क्योंकि सामने दीवार से टकरा के गेंद आ रही है। बोले ठीक है, तो हम आहत नहीं कर सकते किसी को, तो हमें याद हो गया भाई अनाहत जो है आपकी स्क्वैश की विजेता रही है इस बार की, और दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। स्क्वैश का हमें याद करना था अनाहत नाम भैया, इसीलिए कहानी इतनी बताई आपको। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में हमने पीछे याद कर लिया है पहले ही, तीरंदाजी से संबंधित जो भी आपकी न्यूज आई थी। अब यहां बात आ रही है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की। देखो एशियाई जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है वह थाईलैंड में हुई है। अभी एक और हम प्रतियोगिता पढ़ेंगे एशिया में ही, जो एशियाई चैंपियनशिप है वह भी थाईलैंड में। तो 2 प्रमुख प्रतियोगिताएं हुई, कहां हुई है? थाईलैंड में हुई है। तो थोड़ा थाईलैंड को बहुत जोर से रिवाइज करना है, जोर थोड़ा फोकस देना इस पर, थाईलैंड पर। चूंकि एशियाई तीरंदाजी, एशिया की प्रतियोगिता पूछी जाए, पहली देखो एक एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता है, दूसरी देखो आगे ही आपको बता रहा हूं, दूसरी एक प्रतियोगिता हम देखेंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यह भी कहां हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। तो 2 प्रमुख प्रतियोगिताएं हमने देखी जो एशिया में हो रही हैं। तो इसका विजेता कौन रहा है? देखो दक्षिण कोरिया ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में, दक्षिण कोरिया विजेता रही। अब भारत की दृष्टिकोण से यह तीरंदाजी चैंपियनशिप चर्चा में इसलिए रही क्योंकि एक भारत, पहली बात तो भारत दूसरा स्थान हासिल किया इसमें।
दूसरी बात यह रही कि यहां पर एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, शीतल देवी का। यह आपको दिख रही होगी इमेज शीतल देवी की। यहां आप ध्यान से देखिए, इनके हाथ नहीं है, क्लियर, हाथ नहीं है, और फिर भी क्या है, यह तीरंदाज हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यह पैर से जो है तीर चलाती हैं, क्लियर, तो पैर से तीर चलाती हैं। इसके साथ साथ बिना भुजाओं वाली तीरंदाज हैं यह शीतल देवी, और इन्होंने 3 पदक भारत को दिलाए हैं, और बशर्ते इसके साथ भारत ने 7 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान हासिल किया है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। साथ ही शीतल देवी के बारे में आप जानते हैं, सरकार ने इसीलिए इसे अर्जुन अवार्ड दिया है। तो आप कह सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड की असली हकदार रही हैं शीतला देवी या शीतल देवी। और शीतल नाम की एक महिला के बारे में हमने पिछले करंट वीडियो में पढ़ा था कि शीतल महाजन 21,000 की लगभग फीट से ऊंचाई से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो शीतल नाम बड़ा चर्चा में है, करंट में है, और देखना यह एग्जाम में आपके पूछा जरूर जाएगा। अब आते हैं टेबल टेनिस पर। बोले भैया टेबल पर जो टेनिस खेला जाए, जैसे टेनिस तो हम देखते ही है जो खेला जाता है कोर्ट पे, और वही जब टेबल पे खेला जाता है तो वह गेम हो जाता है टेबल टेनिस। यहां से एक नाम चर्चा में है वीटा दानी का। देखो वीटा दानी जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की जो संचालन समिति है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें सदस्य के रूप में नामित की गई हैं। तो आपको वीटा दानी जो है नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा अर्जित करने वाली भारत की यह पहली भारतीय महिला बनी है। कुश्ती पर आते हैं, तो कुश्ती में हमें विश्व चैंपियनशिप ही याद करना है। देखो कैसे याद होगा, कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप जिताने वाले व्यक्ति कौन है, अंतिम पंघाल। अब जानते हैं इनके बारे में। अंतिम, देखो अंतिम पंघाल कैसे याद करेंगे, अंतिम पंगा लेते लेते ये क्या हुआ, बेचारे अंतिम पंगा में ही हार जाते हैं। हम ऐसे याद करेंगे कि या अंतिम मैच तक पहुंचते पहुंचते अंतिम मैच में ही इनकी पराजय होती है, या अंतिम मैच तक पहुंचते तो हैं कम से कम पंगा लेने के लिए, कौन, अंतिम पंघाल। तो अंतिम मैच तक पहुंचने वाले हैं अंतिम पंघाल, और हालांकि हार गए, फिर भी इनको क्या मिला, रजत पदक तो मिलेगा ही। तो इन्होंने रजत पदक दिलाया। यह 8वीं महिला बन गई हैं अंतिम पंघाल, क्लियर। और यह कहां पर हो रही है, सर्बिया में हुई है विश्व चैंपियनशिप जो कुश्ती की हुई है। आगे बढ़ते हैं अब एथलेटिक्स पर। एथलेटिक्स में देखिए वो सारे आते हैं जो जैसे दौड़ हो गया, तीरंदाजी, सॉरी घुड़सवारी हो गई, ठीक है, या आप समझ लीजिए इसमें आपका दौड़ आ जाती है, भाला फेंक आ जाता है। ये सारी प्रतियोगिताएं किसके अंतर्गत आती हैं, एथलेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें पहली हमने प्रतिस्पर्धा देखी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखो एथलेटिक्स जो विश्व चैंपियनशिप हुई, इसके यह चर्चा में किस कारण रही थी, यह चर्चा में बहुत ज्यादा रही थी नीरज चोपड़ा के कारण। क्यों, देखो नीरज चोपड़ा के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप तुरंत आप सबको बताना कि भाई ये नीरज चोपड़ा जो हैं ये हमेशा गोल्ड के लिए बहुत हंगरी, भूख है इनके अंदर, और तभी इस प्रतिस्पर्धाओं में देखना यह गोल्ड जीत कर भी आते हैं। बोले इनके अंदर भूख है, मतलब यह हंगरी है, किसको लेकर के, गोल्ड को लेकर के। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में मात्र एक ही गोल्ड आया, और वह गोल्ड दिलाया नीरज चोपड़ा ने, जो भाला फेंक में 88.17 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। और बोले यार ये गोल्ड को लेकर बड़े हंगरी हैं। तो हंगरी आप जानते हैं बुडापेस्ट की राजधानी है, और यह कहां आयोजित हुई, एथलेटिक चैंपियनशिप हंगरी में हुई। भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया नीरज चोपड़ा ने। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष पर तो अमेरिका रहती है, भारत का स्थान पूछा जाएगा आपसे 18वां है। आप ध्यान रखना भैया, नीरज चोपड़ा अगर एक गोल्ड नहीं दिलाते तो भारत की रैंक तो कोई थी ही नहीं, क्योंकि इंडिया को टोटल मिला ही एक गोल्ड है, एक ही पदक ही जीती है भारत, और वो भी गोल्ड किसने दिलाया, नीरज चोपड़ा ने। अब अगली अगर प्रतिस्पर्धा पूछी जाए कहां होनी है, टोक्यो में होनी है। तो अगली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां होगी, टोक्यो में होगी। अभी कहां हुई है, अभी हमने बताया भाई हंगरी के बुडापेस्ट में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देख लेते हैं भारत के बारे में। एशियन एथलेटिक, देखो एशियन पीछे भी हमने पढ़ा, और एशियन एथलेटिक की एशियन तीरंदाजी दोनों थाईलैंड में हुई हैं। यहां भारत ने अपनी तीसरी रैंक बनाई है। पहला देखो एशिया का जो रैंक हासिल किया है कंट्री है जापान है, फिर चीन है, और फिर भारत आ जाता है। तीसरी रैंक यहां पर भारत की है। और विश्व स्तर पर भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है, 18वीं रैंक हासिल की है। यह जरूर याद रख के जाना आप एग्जाम तक। विविध की बात की जाए तो विविध में सबसे पहले देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो विकलांगों का यह गेम है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात हो रही है। हरियाणा में हुआ, सॉरी नई दिल्ली में हुआ है। जीता कौन है, बोले यार प्लेयर भले ही पैरा कर दो आप, विकलांग हो, लेकिन जो प्लेयर के स्तर पर सर्वाधिक कहां से निकलते हैं, बोले हरियाणा से। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहेगा, हरियाणा ही रहेगा। और दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो खेलो इंडिया पैरो गेम्स में हरियाणा के बाद दूसरा स्थान कहां के खिलाड़ियों का है, उत्तर प्रदेश का है। तो इसलिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की रैंक रही है दूसरी। नेशनल गेम्स, देखो नेशनल गेम्स में आपसे पूछा जाए 37वें नेशनल गेम की बात की जा रही है, तो गोवा में हो रहा है। यहां 7 के साथ में 38वें बता रहा हूं, आगे पढ़ेंगे।
कैसे याद रखना है? भारत में देखो क्या है, आपसे पूछा जाए पहले अगर आप बोले बीच वगैरह पर घूमने जाना हो तो कहां जाओगे? गोवा जाओगे। और पहाड़ों पर घूमने जाना हो तो आसान कहां है? उत्तराखंड जाना। तो बोले यार यही दोनों देखो नेशनल गेम हो रहे हैं। पहले देखो गोवा में हो रहा है 37वां, और 38वां कहां हो रहा है? 38वां हो रहा है आपका उत्तराखंड में। दोनों आपको हो गए याद। आपने इसको क्या है अपने टूरिज्म से कनेक्ट कर लिया और तुरंत आपने नेशनल गेम्स याद कर लिया कि अपने नेशन में घूमने के पर्पज से पहले गोवा जाएंगे फिर हम उत्तराखंड जाएंगे अगर हमें पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है। और जो 37वां नेशनल गेम है इसका थीम आदर्श वाक्य है गेट सेट गो होता है ना, और ये गोवा में हो रहा है इसलिए गेट सेट गोवा है। भारत उत्तर प्रदेश का यहां पर 15वां स्थान रहा है। जो राष्ट्र के स्तर पर सभी राज्यों ने भाग लिया और यूपी अपना 15वें स्थान पर रहा नेशनल गेम में। अब टेबल टेनिस चैंपियनशिप, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात की जाए तो विजेता और यहां पर पुरुष और महिला दोनों स्तर पर विजेता देखो झेंग झोंग और यिंगसा, दोनों नाम आसान है, दोनों चीन के नाम है, आप याद कर लेना है ना। अब बात यहां पूछी जाएगी, प्रश्न बनेगा कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है? तो टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुई है वह डरबन में हुई है। बोले यार टेबल टेनिस में हमारी वीटा डाबी, हमने पीछे पढ़ा वीटा दानी, तो वीटा दानी जो है हमारी इसकी सदस्य एक बन चुकी हैं ज्वाइनिंग कमेटी की। बोले जब इसकी हमारी सदस्य बन चुकी हैं तो हमें अब डर नहीं है। बोले भारत ने बोला हमें अब डर नहीं भैया किसी चीज का, क्योंकि टेबल टेनिस में वीटा दानी पहुंच चुकी हैं। तो डर से हमने याद कर लिया डरबन को, और पीछे वीटा दानी वाला फैक्ट भी देखो इससे कनेक्ट करते हुए दो तथ्य हमें तैयार हो गए। अब खेल आयोजन, जो प्रस्तावित खेल आयोजन है उनके बारे में यहां पर समझना होगा थोड़ा सा। यहां पुरुष टी20 विश्व कप की बात की जा रही है, वो भी हम 2024 वाले की बात करेंगे। यहां 2022 वाला अगर मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। बड़ा दुख हुआ था क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में पहुंचने की उम्मीद नहीं थी भारत की थी, भारत बाहर हो गया था और फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया था जिसे इंग्लैंड ने पराजित कर दिया था। और कहां हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ये तो हो गया पुराना करंट। अभी आपसे जो पूछा जाएगा, यहां खूब बनाए जाते हैं प्रश्न। एक साइड में प्रतियोगिता दे देगा 2022 की, 2023 की, 2026 ऐसे जो भी वर्ष हो रहा होगा, सामने दे देगा कहां आयोजन हो रहा है, मिलान करो भाई, करंट का प्रश्न बनता है ऐसे। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो हो रहा है 2024 का, इसको तुरंत मैप बनाना है। मैप बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखना ये हमें याद हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप। टी20 की बात की जाए तो सबसे पहले आपको 24 का बताना है। हर 2 वर्ष पर देखो टी20 वर्ल्ड कप होता है। एक दिवसीय वर्ल्ड कप 4 वर्षों पर होता है, टी20 वर्ल्ड कप आपका 2 वर्षों पर होता है। सबसे पहले आपको बताना है भारत और वेस्ट इंडीज के क्षेत्र पे नंबर 1 पे 2024 वाला होने वाला है। फिर भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा, है ना। 2026 वाला कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका में। आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां होगा 2028 का। तो 2-2 वर्ष के गैप पर 2024 में यहां होगा और 2026 में भारत में होगा और भारत और श्रीलंका में होगा और 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। एटलीस्ट आपको यह 3 याद कर लेने हैं और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। नहीं भी याद करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यह 3 तो याद हो जाएंगे। अब इस क्रम में ही आगे बढ़ना है आपको। कहां से शुरू करना है? अमेरिका से शुरू करना है, भारत पर आना है, फिर ऑस्ट्रेलिया तक जाना है। अपना रूट यही रहेगा, इस आधार पर हमें याद हो जाएगा। आईसीसी अगर महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो यह 2024 वाला बांग्लादेश में ही इस वर्ष होना है। कहां होना है महिला टी20 वर्ल्ड कप? बोले बांग्लादेश पे ही, अपने ही बंगला पर होना है। क्लियर। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की बात की जाए, देखो पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का कहां हुआ भैया? भारत में हुआ। लगातार भारत जीतता रहा, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचा और फाइनल में हार गया ऑस्ट्रेलिया से। इसका दुख तो हमें आज तक है और हमेशा रहेगा जब तक हम अगला जीत नहीं लेंगे। तो अब बात हो रही है अगली प्रतियोगिता कहां होनी है। अगली प्रतियोगिता होनी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, तीनों संयुक्त रूप से अगली प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे। फिर 4 साल बीतेंगे भैया, 31 में दोबारा से भारत और बांग्लादेश में प्रतियोगिता होने जा रही है। तो आसान है थोड़ा याद करना, क्योंकि भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि 2031 की पहले से प्रस्तावित है। कहां? भारत और बांग्लादेश में। और यहां याद रखना 2027 वाली कहां होनी है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होनी है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां होना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 वाला, इससे पूर्व 2021 में हुआ था, तो अब अगला 2025 में होना है, वो भी भारत में होना है। तो इस लिहाज से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। फीफा पर आते हैं। देखो फीफा का जो आयोजन हुआ, हमने विश्व कप पढ़ा फीफा का, कतर में हुआ है भाई 22वां। क्लियर। और सारा डिटेल बता दिया जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला जो फीफा विश्व कप होना है, तुरंत हमने देखो अमेरिका का क्या किया, नॉर्थ अमेरिका का मैप बना लिया। उसमें सबसे ऊपर है आपका कनाडा, कनाडा के नीचे है देखो यूएसए, यूएसए के नीचे है मैक्सिको। यही तीनों देश जो है मिलकर कराएंगे अगला फीफा वर्ल्ड कप। तो 23वां कहां होना है? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। मैप पर भी चीजों को समझते चलना तो दिमाग में आपके जाएंगी, सेट हो जाएंगी चीजें। महिला फुटबॉल विश्व कप कहां होना है? फुटबॉल विश्व कप होना है भैया यह ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा छोटा जो द्वीप है।
आप ऐसे समझ सकते हो महिला विश्व कप को थोड़ा कम वैल्यू दी जाती है, इसलिए छोटा सा द्वीप चुन लिया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है महिलाओं का फीफा विश्व कप। पुरुष हॉकी विश्व कप देखो बेल्जियम और नीदरलैंड, इसको मैं याद करा दे रहा हूं। पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप होना है, देखो यार कैसे याद करोगे, बेल्जियम को आपको निकालना है बेल, बेल निकाला है आपने यहां से हिंट, और आपने निकाला नीदरलैंड से नींद को निकाला, नींद को निकाला आपने नीदरलैंड से, और नीदरलैंड को नींद से निकाला, और फिर हॉकी से जोड़ना है इसको। कैसे? आप देखो यार, कोई नींद में अगर बंदा सो रहा है और आप बेल बजाओगे, कोई अगर नींद में बंदा सो रहा है और बेल बजाए जा रहे हो, तो आपको कैसे मारेगा? हॉकी हॉकी मारेगा कि नहीं लेके? तो आपको याद करना है बेल से बेल्जियम और नी से नीदरलैंड, नींद से नीदरलैंड। और यह विश्व कप कौन सा हो रहा है? हॉकी का पुरुष विश्व कप होने जा रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड में, आपको याद हो गया होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, देखो यार ओलंपिक जब मैंने समझाया था तो वहां बहुत अच्छे से बताया था, एक ग्रीष्मकालिक होता है, एक शीतकालीन, दो ओलंपिक खेल होते हैं। और वर्तमान आपका देखो ग्रीष्मकालिक जो पीछे हुआ है टोक्यो में हुआ है। आगे बात की जा रही है 33वां, 32वां हमने पढ़ लिया है करंट के वीडियो में, तो अब 32वें ओलंपिक की बात की जाएगी। ग्रीष्मकालीन वो कहां होना है? पेरिस में होना है। 34वां कहां होना है? लॉस एंजलिस यूएसए में होना है। 35वां ब्रिस्बेन में कराया जाएगा। क्लियर? फिर एशियाई गेम देखते हैं। देखो एशियन गेम भी बहुत अच्छे से कराया करंट की वीडियो में। अब यहां प्रस्तावित जो आगे के खेल हैं वो समझ रहे हैं। जब वहां कराया था हमने एशियन गेम, तो चीन में बताया था कि एशियन गेम्स इस वर्ष के हो रहे हैं, और दोबारा कहां होने हैं? अब जापान में होने हैं। रैंक के आधार पर आपको याद कराया था कि 19वां जो एशियन गेम है, आपको बता देना है भाई, पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर रहा था जापान। बोले चलो अब की बार तुम्हारा दूसरा स्थान आया है, अब तुम्हारे यहां हम करा देंगे अगला, ऐसे याद कराया था। तो 20वां कहां पर हो रहा है एशियन गेम? 20वां हो रहा है जापान के नागोया में। और फिर 21वां पूछा जाएगा तो दोहा कतर में होगा। कतर में ही देखो हमने फीफा भी पढ़ा है, और कतर में 21वां आपका एशियन गेम भी होने जा रहा है। साथ ही 22वां रियाद में सऊदी अरब में। देखो इसको याद रखना, थोड़ा सा कनेक्ट करके दो चीजों से याद रखना, बहुत याद आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? चीन और जापान में देखो 19वां और 20वां हमने याद किया, 19वां 20वां कहां पर? चीन जापान में। अब चीन के ही देखो पास में है जापान, तो दोनों पास पास वाले शहरों में या देशों में हो रहा है कौन सा? एशियन गेम 19वां 20वां। फिर आते हैं भैया हम कतर और सऊदी अरब देख लेते हैं। भैया कतर और सऊदी अरब यह दोनों अरब देश हैं, तो इन दोनों पास पास वालों में आगे का 21वां और 22वां एशियन गेम दिया गया है। तो 19वां 20वां चीन और जापान दोनों पास पास वाले देश, और 21वां और 22वां ये दोनों दोहा यानी कि कतर और सऊदी अरब दोनों पास पास वाले देश में। इस तरीके से आपको याद रह सकता है, आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा यह। अब 38वां राष्ट्रीय खेल, ये तो हमने पढ़ लिया है। 37वां भैया गोवा है, और अगला हम घूमने कहां जाएंगे? यूके जाएंगे। तो 37 38 हम पीछे देख चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल, देखो राष्ट्रमंडल खेल वहां होते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम समझते हो ना, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं। और यहां थी महारानी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में जगह है विक्टोरिया। क्लियर? तो राष्ट्रमंडल खेल कहां हो रहा है? विक्टोरिया में हो रहा है, और यह कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन में आप कुछ नहीं तो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इनका नाम तो खूब सुना है। बोले चलो फिर इनका नाम सुना है, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की कहां करा दी जाती है? चलो भारत में करा दी जाती है। तो इस आधार पर देखो याद हो गया हमें, बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां होने जा रही है? भारत में होने जा रही है। और अंतरराष्ट्रीय देखो कैमलिट्स वर्ष, अब 2023 का वर्ष आपको पता है मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया था, है? अब यहां पूछा जाएगा आपसे 2024 का वर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स, कैमल देखो कैमल दिख रहा है ना, तो उसी से यह आया है। कैमलिट्स होता है आपका ऊंट का बच्चा। अब यह ऊंट का बच्चा समझिए, राजस्थान जैसी जगह पर ऊंट दिखाई देते हैं, और यह प्रतिकूल परिस्थिति में भी यह रह सकता है, तो उसी आधार पर यह अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष ही मनाया गया है। क्लियर है? यह हो गई आपकी स्पोर्ट की सारी न्यूज, और स्पोर्ट के आपके समझ के चलिए जो 6 महीने का करंट है करा दिया गया। अगर आपके 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसको आप 3-4 बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना। यूपी का करंट देखते हैं, बहुत तेजी से रिवीजन होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें हमने करंट में पढ़ ली है यूपी से जुड़ी हुई, कुछ हमने यूपी स्टैटिक वाले में जब कराई थी वहां भी एड ऑन करा दी थी। चलो सबसे पहले देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बहुत आसान है, पढ़ लिया था हमने कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बना है। बोले यार आसान भी है याद रखना, चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आपका यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, यहाँ जमीन खूब ढेर सारी है, तो सौर ऊर्जा के प्लांट लगाना, फोटोवोल्टिक सेल्स लगाना, यहाँ प्लेटें लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जमीन की दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो इसी आधार पर इसको पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। सहारनपुर में देखिए टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है, और यह आईआईटी रुड़की के परिसर में है। आईआईटी रुड़की का क्षेत्र आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहां तक इसका परिसर फैला हुआ है, और यहीं पर टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी जा रही है। तालकंदला, देखो तालकंदला कहां है? गोरखपुर में है, और यहां एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है।
बेसिकली मत्स्य पालन से संबंधित है। और अभी हम उत्तर प्रदेश के बारे में समझेंगे। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन में शीर्ष स्थान पर है। और वहीं पर जो ताल है आपका कौन सा है, कंदला, ताल कंदला गोरखपुर में है यह। यहां एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। हॉट कुक्ड मील योजना, समझते हैं कि अभी तक हॉट कुक्ड तो दिया ही जा रहा है, सॉरी अभी कुक्ड फूड तो दिया जाता है ना मिड डे मील में, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक कदम आगे और बढ़कर हॉट कुक्ड यानी कि अब गरम पका हुआ खाना, गरम गरम दो खाना खाने के लिए, जैसे आप घर पे चाहते हो ना वैसे ही बच्चों को भी गरम गरम खाना दिया जाएगा, वो भी पका हुआ। और इसमें 3 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। एटमान देखो उत्कृष्ट योजना, इसका फुल फॉर्म समझ लोगे तो एटमान समझ में आ जाएगा यह एब्रिविएशन आया कहां से है। देखो ए का मतलब है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। अब यहां बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडिकेटर की, तो वायु की स्वच्छता को लेकर के यह केंद्र बनाया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त होगी। और टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तो यह उत्तर प्रदेश का आईआईटी कानपुर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेगा। और उत्कृष्टता केंद्र की बात की जा रही है तो वायु संबंधित टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर के पास है। यूपी से जुड़ी हुई देखो यह न्यूज, इसलिए महत्वपूर्ण है। गंगा डॉल्फिन हमने पढ़ा था भाई, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव से घोषित किया गया है। और डॉल्फिन वहां बताया था आपको, यह मैमल है भाई, पक्षी नहीं है, मछली नहीं, इसको मछली मत समझ लेना। अब लखनऊ में क्या किया गया है यह भी समझाया था कि नौसेना सौर संग्रहालय। देखो यार नौसेना में जो भी पुराने शिप्स वगैरह हैं या जो भी आपके विपन्स वगैरह हैं वो सब यहां पर संग्रहालय में रखे जाएंगे। और इससे राजधानी से अच्छी जगह क्या हो सकती है संग्रहालय बनाने की। श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न का क्या है आपका, मोटा अनाज है। और श्री अन्न में भी बाजरा के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए यह श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह 3 दिवसीय आयोजन रहेगा। क्लियर है। देखो श्री अन्न आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह औपचारिक नाम दिया गया था। क्लियर, इसको सम्मान देते हुए आप समझिए यह श्री अन्न नाम दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और यही आपका महोत्सव जो मनाया जा रहा है 3 दिवसीय महोत्सव रहेगा। यह कहां पर आयोजित हो रहा है तो आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि श्री अन्न महोत्सव का कहां पर आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में है तो कहां पर यह बताना है आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि यह अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने जा रही है। जनजाति संग्रहालय, समझते हैं यहां पर जनजाति के मामले में हमने पीछे यूपी स्पेशल में क्या पढ़ा है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला देखो सोनभद्र है। और मिर्जापुर के क्षेत्र में भी जनजाति बहुत अधिक है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में देखो जनजातियों के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है। तीसरा संग्रहालय बन रहा है महाराजगंज में। इसको भी समझते हैं, जब यूपी के बारे में पढ़ा था तो थारू जनजाति हमने जानी थी, तराई क्षेत्र में रहती थी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, यही डिस्ट्रिक्ट था महाराजगंज। और महाराजगंज कहां पढ़ा था, महाराजगंज पढ़ा था हमने जब महाराजगंज से नेपाल से सीमा बनाते हुए हमने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देखे हुए थे, उसमें हमने जाना था महाराजगंज से पीलीभीत तक 7 आपके डिस्ट्रिक्ट थे जो नेपाल से सीमा बना रहे थे। पूरा आपको रिवाइज हो रहा होगा, अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आपको मजा भी आ रहा होगा। तो वही महाराजगंज में संग्रहालय बनाया जा रहा है बेसिकली जनजातियों के लिए। यहां जनजाति कौन सी बताई थी, थारू जनजाति बताई थी। सब कुछ पढ़ाया था कि नहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, ऐसे आपको कनेक्ट करना होता है करंट की न्यूज को तो आसान हो जाती है। यूसीबी देखो, यूसीबी आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई के द्वारा अभी क्या किया गया है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यह सीतापुर में स्थित है, इसलिए देखो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन, देखो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन होता है जहां पर मछली का जो पालन किया जाता है वह तालाब में किया जाएगा या नहरों में किया जाएगा, यानी कि देश के भीतर, विदेश के भीतर, आप समझ रहे हैं भारत के भीतर ही कहीं अंतर्देशीय जो है मत्स्य पालन किया जाएगा। और यहां दूसरा एक मछली पालन होता है समुद्री मत्स्य पालन बोलते हैं। यह कहां किया जाएगा, तटीय क्षेत्र में किया जाएगा क्योंकि समुद्र के जल में यह पालन होता है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। और हमने वहां अभी पीछे ताल भी पढ़ा जहां एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, कहां पर, गोरखपुर में। क्लियर, तो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आ गया है। और पूछा जाएगा 2023 के लिए यूपी में मत्स्य उत्पादन कितना हुआ है, 9.15 लाख मीट्रिक टन, जो 8.9 के आसपास था वह 9.15 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। अनपरा तापी परियोजना, समझते हैं अनपरा के बारे में। तो अनपरा, ओपरा, जितनी भी ये परियोजनाएं हैं आपकी, ओबरा, अनपरा, ये सब कहां हैं, सोनभद्र में हैं। और यहां क्षमता कितनी है, 1600 और 16,000 ही आपकी 624 करोड़ की लागत है इस परियोजना की। नंदिनी देखो कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना गेस करना बहुत आसान है क्योंकि नंद बाबा मिशन पहले से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी के अंतर्गत यह समृद्धि योजना लाई गई है। जो गौवंशी पशु हैं इनमें नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई। गांजरी राजा तालाब,
देखो यार, वाराणसी में आप देख चुके हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। अब उसमें भी अगर आगे थोड़ा जाएगा डिटेल में तो गांजरी राजा तालाब, उस जगह का क्या नाम है स्पेसिफिक, गांजरी राजा तालाब है, जहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। बेसिकली यह शिव थीम पर इसको समझना है। जैसे लाइट जो बनाई जा रही है वह समझिए ऐसे धनुष रूपी लाइट है। आप देखना कभी इसकी फोटो किसकी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। वैसे तो यहां लगनी चाहिए थी लेकिन चलो लग नहीं पाई, तो आपको बताया दे रहा हूं जो शिव थीम पर बनी हुई है यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। और जो आगे बैठने का समझिए जो क्रिकेटर्स वगैरह बैठेंगे वह जो बनाया गया है स्टेडियम, जो बाहर बनाया गया है कच्छ, वह डमरू के आकार का बनाया गया है, भगवान शिव के डमरू के आकार का। और बहुत सारे फ्रंट पर समझिए चंद्र शीश यानी कि जो चंद्रमा के आकार की संरचना बनाई गई है। तो यह सारी देखो शिव थीम पर जुड़ी हुई हैं। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी का बनाया जा रहा है उसकी संरचना रखी जा रही है। कुछ रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले हैं। जैसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन, और अंतु स्टेशन का नाम हो चुका है मां चंडिका देवी धाम। वहीं बिश्वनाथगंज का शनिदेव। तो तीन प्रमुख देखिए रेलवे स्टेशन है, एक प्रतापगढ़ है जिसका नाम बेल्हा देवी हो गया है, अंतु स्टेशन है जिसका नाम चंडिका देवी हो चुका है, बिश्वनाथगंज है जिसका नाम शनिदेव हो चुका है। आगे बढ़ेंगे तो नो नॉनवेज डे के बारे में जानेंगे कि नो नॉनवेज डे की घोषणा कब की गई। तो यह घोषणा की गई 25 नवंबर को। अब समझिए यहां पर यह मत सोचिएगा कि नो नॉनवेज डे की घोषणा की जा रही है इसका मतलब उस दिन कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। इसका मतलब है उस दिन कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, है ना। जब दुकानें नहीं खुलेंगी तो खाओगे क्या। और इस दिन जो आपके साधु बाशवानी हैं, साधु बाशवानी याद रखना, इनकी जयंती भी होती है। इस आधार पर हम नो नॉनवेज डे मना रहे हैं 25 नवंबर को। यह तारीख जरूर याद रखना, क्या है 25 नवंबर। ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो है, यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो कहां लगाया गया, ग्रेटर नोएडा में लगाया गया। गीतिका श्रीवास्तव भी देखो पीछे पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश से हैं और भारत में भारतीय दूतावास का प्रभारी इन्हें नियुक्त किया गया है। कहां पर, पाकिस्तान में। जब बताया था भारत में गीता और पाकिस्तान में गीतिका, क्लियर। झांसी में क्या हुआ है, झांसी में देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम। अब हॉकी की बात की जाएगी तो ध्यानचंद्र को सभी जानते हैं, इनको लगातार भारत रत्न देने की मांग भी होती है। अब ध्यानचंद्र की बात की जाएगी तो इनका जन्म तो भले ही प्रयागराज में है लेकिन जो कर्म भूमि रही है वो कहां रही है, झांसी रही है। इसी कारण से झांसी में डिजिटल हॉकी म्यूजियम देश का बनने जा रहा है। अभिनीत मौर्य समझिए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, इस पर फतह की है। और यह अभिनीत मौर्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले से आती हैं तो हरदोई से आती हैं। हरदोई डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं यह कौन, अभिनीत मौर्य। इन्होंने यूपी की सबसे ऊंची चोटी तो पूछा जाए कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है। ज्योग्राफी वाले में यह बताया गया था भाई। बुलंदशहर, देखो जल जीवन मिशन के तहत जब घर घर पाइपलाइन में जल आपूर्ति के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह शहर है आपका बुलंदशहर। तो जल आपूर्ति में कौन बुलंद रहा है, बुलंदशहर बुलंद रहा है। अब साहिबाबाद क्या है, साहिबाबाद आपका जो आरआरटीएस है, रीजनल आप जानते हैं रैपिड ट्रांजिट सर्विस जो आपकी है, जो ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली से मेरठ तक के लिए, यह दूरी बहुत स्पीड में तय की जाएगी। उसके लिए आरआरटीएस जो योजना लाई गई इसका उद्घाटन कर दिया गया और पहली ट्रेन चलाई गई। तो यह जो उद्घाटन किया गया पूछा जाएगा कहां से किया गया। तो चूंकि यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और वह भी साहिबाबाद कहां है, यह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो साहिबाबाद में आरआरटीएस का उद्घाटन किया जा रहा है। यूपी के द्वारा पेश किया गया है अनुपूरक बजट, कितने का, 28,760 करोड़ रुपए का। यह तो सीधा डिजिट है, आपको याद कर लेना है 28,760 करोड़। आपको अनुपूरक बजट पता होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब बजट पास किया गया होगा तो विभाग को, किसी विभाग को मान लो कुछ पैसा दिया गया, एलोकेट किया गया 40 करोड़। अब वह 40 करोड़ क्या हुआ, साल भर के लिए दिया गया था, खत्म हो गया पहले ही। तो दोबारा से फिर क्या किया जाएगा, उसके द्वारा मांग की जाएगी विभाग के द्वारा। तो फिर से उत्तर प्रदेश के द्वारा बचे हुए समय के लिए जो बजट पेश किया जाता है उस विभाग के लिए, उसे ही आपका अनुपूरक बजट बोला जाता है, क्लियर। गोरखपुर में और क्या हो रहा है, गोरखपुर में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी खुल रही है। साथ ही हमीरपुर बताया था कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बनेगा। देखो हमीरपुर कहां आता है, बुंदेलखंड में। जल संकट की समस्या से जूझ रहा है तो हम याद कर लेंगे भाई जल विश्वविद्यालय यहीं बनेगा और यहीं पर लोगों को जल से संबंधी जो समस्याएं हैं, संकट हैं, उन पर जागरूक किया जाएगा और वहां ही अध्यापन कराया जाएगा इस विश्वविद्यालय में। अब यूपी के दो उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, एक लेदर फुटवियर है, तो लेदर फुटवियर में आपको आगरा बताना है, और मेटल क्राफ्ट को मिला है जो जलेश्वर एटा में स्थित है, ठीक। नोएडा में देखिए देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद, इनकी अनुभूति कराई जाएगी इस पार्क में। कहां पर, आपका नोएडा में।
उत्तर प्रदेश साथ ही जानिए चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन गया है। देखो इकोसिस्टम के मामले में आप जानते हैं कि इकोसिस्टम अर्थात कोई भी नया आप कार्य शुरू कर रहे हैं उसे आप जानते हैं स्टार्टअप बोलते हैं, और ऐसा इकोसिस्टम देने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन चुका है। बोले फिर हमें जानना यह जरूरी है कि देश में आपके यूनिकॉर्न स्टार्टअप कितने हैं, यानी कि स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। कोई भी स्टार्टअप रहेगा शुरुआती स्तर पर तो वैल्यू बहुत अधिक रहेगी नहीं, तो उसकी वैल्यूएशन जब बढ़ती चली जाएगी, कोई भी निजी स्तर का स्टार्टअप होता है जो लिस्टेड नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी बात की जा रही है यहां पर, तो वह यूनिकॉर्न बनता है जब उसकी समझिए वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर पहुंच जाती है। ठीक है, याद रखना, जब उसकी वैल्यूएशन किसी भी निजी कंपनी की, निजी स्टार्टअप की 1 अरब डॉलर पहुंच जाएगी तो वह यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो इस आधार पर देश में लगभग 108 प्लस यूनिकॉर्न हैं। अब पूछे आपसे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 यूनिकॉर्न हैं। कुछ यूनिकॉर्न आप जानते हैं, जैसे बाइजू आप जानते हैं, ओला आप जानते हैं, ओयो आप जानते हैं, ये सब क्या है, ये सब यूनिकॉर्न स्टार्टअप ही हैं जो इनकी जो है वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो यूपी के 8 हैं और 108 हैं देश में लगभग। ठीक, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म रिपोर्ट अभी आती है, उसके तहत यह पता चला भैया उत्तर प्रदेश जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह जीडीपी में वर्तमान समय में 9.5% का योगदान दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, तो आपको यह याद होनी चाहिए। लीड्स सर्वे की रिपोर्ट आती है, लीड्स एल का मतलब है यहां पर लॉजिस्टिक मतलब होता है माल की ढुलाई, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना। लॉजिस्टिक्स ईज मतलब जितनी आसानी से लॉजिस्टिक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस राज्य में ले जाना आसान है। देखो लीड्स की जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें एक तो आपके देखो कोस्टल होते हैं, दूसरे आपके लैंडलॉक्ड होते हैं। एक तो तट पर जो राज्य होते हैं उनकी आती है रैंकिंग, और लैंडलॉक्ड मतलब चारों ओर से स्थल से ढके हुए होते हैं, साथ ही यूनियन टेरिटरी होते हैं इसमें। क्लियर है, तो आपको ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए जब आप इसके बारे में, लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें भी आपका कैटेगराइज किया जाता है, आगे अचीवर्स की श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है, एस्पायरर्स की कैटेगरी में और फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में। 3 कैटेगरियां बनाई जाती हैं। सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है वह अचीवर्स की कैटेगरी होती है। अब समझते हैं कि अचीवर्स की कैटेगरी में हमारा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, वो भी लैंड लॉक्ड की श्रेणी में। हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण था यह न्यूज निकालना। ओवरऑल तरीके से अगर पूछा जाए आपसे भैया कि लीड सर्वे में शीर्ष स्थान पर कौन रहता है, तो गुजरात रहता है। अब गुजरात मॉडल से तो हर कोई परिचित है, लॉजिस्टिक के मामले में कितना बेहतरीन व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। तो लीड्स में टॉप करेगा हमेशा गुजरात, और यूपी हमारा अचीवर्स की श्रेणी में आ चुका है। और यहीं पर देखो गुजरात भी आपका अचीवर्स की श्रेणी में है, लेकिन कोस्टल वाली श्रेणी में रहेगा क्योंकि भैया तटीय राज्य है यह, है ना। एसजीपीजीआई, देखो पीजीआई जो लखनऊ है, यहां यूपी का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र खुल गया है। अब बात करते हैं वन टांगिया। देखो वन टांगिया जो समुदाय है, यह जनजाति समुदाय है, वन में रहता है। गोरखपुर के आसपास के जितने वन क्षेत्र हैं वहां यह वन टांगिया समुदाय देखने को मिलता है। और यहाँ योगी जी भी आप जानते हो इस समुदाय के पास जाते रहते हैं, दिवाली वगैरह मनाने आप जानते होंगे कि योगी जी जरूर जाते हैं इस समुदाय के पास, तो बहुत चर्चा में रहता है। तो वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला जा रहा है, आपको बताना है, गोंडा में खोला जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय, देखो लखनऊ विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए कि यहां खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना बनाई जा रही है। कहां, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में। गौतम बुद्धा नगर के बारे में जानेंगे कि यह यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क है। क्लियर, उत्तर प्रदेश का अगर सेमीकंडक्टर पार्क पूछा जाए पहला कहां खोला जा रहा है, तो वह गौतम बुद्धा नगर में। और अगर भारत का यहीं आपसे पूछे पहला सेमीकंडक्टर कहां खोला गया है, इकाई लगाई गई है, तो गुजरात में लगाई गई है। और सेमीकंडक्टर आप जानते हैं यह छोटी सी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में, चाहे वह आपकी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी तंत्र है जो आप देखते हो, मोबाइल्स वगैरह हो गया, रिमोट हो गया, तो उसमें जो चिप लगी होती है यह सेमीकंडक्टर चिप ही होती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन जैसे अर्धचालक की जरूरत होती है। बेसिकली भारत क्या करता है, आयात ही करता है इस चिप का, और यह छोटी सी चिप आप समझ रहे हो पूरा का पूरा जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है सबको चलाती है। तो इस पर आपकी आत्मनिर्भरता लाने के लिए ही इस आधार पर यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क खुल रहा है गौतम बुद्धा नगर में। और भारत भी यहां पर शीर्ष जो रैंक रखता है, 60% से अधिक अकेले जो बना रहा है सेमीकंडक्टर चिप को, ताइवान, उसके साथ समझौता भी कर रहा है। 3 ही प्रमुख देश हैं जो इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दिखाई देंगे। कौन कौन? ताइवान है, चीन है, अमेरिका है। 3 प्रमुख देश हैं, याद रखना। और भारत भी सोच रहा है कि हम इस श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। फिर लखनऊ में क्या है आपका, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक निकाली गई। प्राइड वॉक आप समझ रहे हो कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए समाज में हमारे। तो जो आपके एलजीबीटीक्यू वाला समुदाय है सभी ने भाग लिया, और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही यह प्राइड वॉक हुई थी।
तो महत्वपूर्ण है। यूनिटी मॉल क्या है, देखो यार यूनिटी मॉल यहां समझ लो और फिर वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि यह पेज आगे लग गया है लेकिन फिर भी आपको क्या मतलब है भाई, देखो 37 नंबर यहां है, आगे पीछे हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर आपको 40 लगभग फैक्ट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूनिटी मॉल को समझते हैं। अभी आपको यह प्लेस एकदम याद हो जाएंगे, रटने नहीं है। रटने इसलिए नहीं क्योंकि समझा करो पहले कि यह प्लेस चुने गए होंगे, तो भैया क्यों चुने गए होंगे। देखो जब 2023 का बजट आता है तो वित्त मंत्री के द्वारा यूनिटी मॉल की घोषणा की जाती है। वह बोलती हैं कि जो आपके राज्य हैं उन राज्यों में जो प्रमुख उत्पाद हैं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिनको संरक्षण भी दिया जा रहा है, कैसे, जैसे जीआई टैग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चल रही है। यह कुछ ऐसे स्कीम है जिनके माध्यम से वह प्रोडक्ट बहुत चर्चा में आया, तो यहां इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, बोले बढ़ेगी, तो इस प्रोडक्ट के लिए बेचने के लिए कोई एक संगठनात्मक या संस्थागत तंत्र चाहिए, बोले बिल्कुल चाहिए। इसी संदर्भ में हम राज्यों में करेंगे किसका निर्माण, यूनिटी मॉल का। ठीक है, तो उसको लेकर के आया कि उत्तर प्रदेश में भी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी यूनिटी मॉल, बोले बिल्कुल बनाएगी। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां बना, तो आपको बताना है उज्जैन में। कहां बना, उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनाया गया। अब हम आ रहे हैं यूपी पर। यूपी में देखो सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 स्थान चुने। सबसे पहला चुना आगरा, क्या चुना, आगरा। दूसरा चुना आपका लखनऊ, तीसरा चुना भैया बनारस। बहुत ध्यान से चुने हैं उसने, कैसे, पश्चिमी क्षेत्र के उत्पादों के लिए अगर कोई उसको संस्थागत तंत्र चाहिए, है ना, कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी चाहिए, तो कहां पर बनाएगी वह यूनिटी मॉल, पश्चिमी उत्पादों के लिए उसने आगरा को चुन लिया। और मध्य के प्रोडक्ट उठाने हैं तो उसने लखनऊ को चुना, और पूरब के प्रोडक्ट उत्तर के उठाने हैं उत्तर प्रदेश के, तो वाराणसी को चुना। तो इस आधार पर देखो तीनों जो प्लेस चुने गए हैं, गेस करना कितना आसान है। ऐसे यूं ही नहीं तीनों जगह पर यूनिटी मॉल बनाने जा रही है, कुछ उसके पीछे रीजन होता है, उसको समझा करो। तो लखनऊ में देखो एक तो बना रही है यूनिटी मॉल, दूसरा आगरा में बना रही है, तीसरा बनारस में। तो 3 जगह पर यह यूनिटी मॉल खुलेगा। अब आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा कहां पर यूनिटी मॉल नहीं खुलेगा। 3 आपके ऑप्शन में होंगे, चौथा आप महाराजगंज वगैरह ऐसा कोई भी उटपटांग अगर जिला दे देगा आप तुरंत मार दोगे अब सही, क्योंकि यह समझा दिया है आपको। इस आधार पर स्पोर्ट और आपका यूपी करंट जो 6 महीने का है वह इस वीडियो में कंप्लीट होता है। आप बताना यार, फीडबैक जरूर देना कि आपको बताइए करंट के स्तर पर जो मेहनत की गई है क्या आपको उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आपको चीजें याद हो रही कि नहीं। फर्स्ट टाइम पे याद आप करोगे वीडियो तो आपको 60-70% चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, दोबारा कर लोगे बढ़ जाएंगी। 70 से 80 और 3 बार रिवीजन करोगे 90 से 95% चीजें आप समझिए आपको वीडियो के साथ साथ याद हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करा करो कि कम से कम 3 बार रिवीजन मार लो वीडियो का भाई, क्योंकि अभी 10 दिन 11 दिन यहां से बच रहे हैं मोटे मोटे, और इसमें पर्याप्त समय है आपके पास, रिवाइज कर सकते हो क्योंकि सब कुछ आपको दे दिया गया है, पीडीएफ दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियो आपको दिया ही जा रहा है, कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा है, पढ़ना आपको है। अस्त्र हमने दे दिए हैं, चलाने आपको ही पड़ेंगे भाई, और चलाने के लिए आप अस्त्र पकड़ कर नहीं चलाने आएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो, नहीं निकालना है तो फिर आप मौज मस्ती कर रहे हो अभी और वैसे ही करते रहो भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, और अगले क्या रहने वाला है, अगले में देखो अब कोशिश रहेगी कि रीजनिंग जो आपके प्रीवियस 10 ईयर की रीजनिंग है उसको कोशिश करें हम पीछे के 10 सालों के, जो भी 10 क्या पीछे के 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे हल करा दिया जाए, उनको हल करा देंगे तो वहां आप माइंडसेट समझ जाओगे आयोग का क्या है, किस बेस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन वही रहेगा, केवल डिजिट चेंज हो जाती है, आप देखना रिपीट होता रहता है। तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं मैंने और उनको सॉल्व करा दूंगा कि सॉल्व कराने का तरीका क्या रखना है आपको, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।